महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही आज 13 राज्यों की 46 विधानसभा चुनावी के परिणाम सामने आ गए हैं। जहां इन परिणामों में देश का चुनावी नक्शा पहले की तरह बरकरार रहा, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा ने महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत ने विपक्ष के हौसले को पस्त कर दिए हैं। आपको बता दें, उपचुनाव में जिस राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा थी उस उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी गठबंधन ने तगड़ी बढ़त हासिल की है। इस चुनाव से पहले प्रचार के दौरान पक्ष विपक्ष द्वारा दिए गए कई नारों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, लेकिन लोगों के दिलो दिमागों और जबान पर केवल मोदी और योगी का नारा रहा। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है ही चढ़ा सका। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने नारों को लेकर आपत्ति भी जताई और इस जीत के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंचे, जहां पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड बृजमोहन रघुवंशी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन जी, देखिए, अगर उपचुनाव देखिए हुआ था कई राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यूपी का हुआ। ऐसे में यूपी देखिए, यूपी में बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बना के आगे चली, तो वही एनडीए देखिए 7 सीटों पर आगे रही। तो ऐसे में यूपी चुनाव की अगर हम बात करें तो इसके जीत के क्या मायने हैं बीजेपी के? क्या सपा या फिर अन्य विपक्षी दलों के जो है कमजोर गठबंधन का नतीजा है, या फिर योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था उसका नतीजा है? क्या कुछ जीत के मायने हैं? देखिए, मैं आपके सवालों का मैं जवाब और आपको भरपूर तरह से मैं दिखा सकता। अभी कुछ समय पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से मैं निकल करके वहां के नजदीक एक माननीय सांसद की मैं इस समय आवास पे हूं, क्योंकि वहां पे नेटवर्क का इश्यू था जी। और मैं आपको बताते चलूं, आपने बात तो उत्तर प्रदेश की मैं आपसे बात करूंगा महाराष्ट्र की, और मैं आपसे बात करूंगा झारखंड की। हालांकि झारखंड में अभी भी कुछ सीटों पर मतदान चल रहे हैं, हालांकि वहां पे स्थिति काफी बहुत बेहतर नहीं हो पाई और पहले के मुकाबले सीटें कम आ रही हैं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन वहां पे देखिए एक बड़ी बात थी कि वहां चेहरा उतना बड़ा मजबूत नहीं था कोई, और खासतौर से तमाम और भी मुद्दे थे। मैंने आपको बताया था जैसा कि वहां की सामाजिक व्यवस्था अलग है, तो वहां की सोच और मानसिकता भी अलग है वहां के लोगों की। मैं महाराष्ट्र बताऊं आपसे खासतौर से, जहां पे जिसकी सबसे ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। महाराष्ट्र इस देश का इकलौता ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर राज्य है और जो सबसे ज्यादा धनी राज्य है, उस राज्य पर सबकी नजर रहती थी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहुत कमजोर रूप में अपनी शुरुआत की थी। वो उसने वहां के गठबंधन करके वहां पे सरकार में वो आए थे, शिवसेना के साथ में आए थे। उसके बाद से अभी भी वो जब सरकार में थे तो वो शिवसेना से जो धड़ा अलग हुआ था, जो ओरिजिनल शिवसेना जिसको माना गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, उसके अलावा जो शरद पवार के जो भतीजे थे अजीत पवार, उनके साथ जो धड़ा, उसको भी माना गया कि वो भी एक अलग वो भी ओरिजिनल एनसीपी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं अपने घटक दलों के साथ उन्होंने अपनी स्थिति बनाई, और आज जो स्थिति, जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, उन नंबर्स पे ये पता लगता है कि आखिर वो मैजिक किसका है। वहां पे देवेंद्र फडणवीस वहां के एक बड़े चेहरे थे, नितिन गडकरी जी निश्चित रूप से वहां का एक बड़ा चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति, क्योंकि वो लोकलाइट अपने चेहरों पर ज्यादा फोकस करते थे, उनको वोट बैंक देते थे। इस बार उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी एक तरह से विश्वास जताया है। और एक बात, जो एक मुद्दा निकल के आया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये मुद्दा कहीं ना कहीं निकल करके आया है, जिसने ना कि सिर्फ महाराष्ट्र और मैं कहूं उसका असर झारखंड में भी दिखा और उत्तर प्रदेश में खासतौर से, क्योंकि यही वो उत्तर प्रदेश है आज से मात्र 3 महीने पहले जब रिजल्ट आए थे, तो बहुत ज्यादा आज से लगभग कुछ माह पूर्व जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो बहुत लोगों के चेहरे बहुत खिल गए थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी का चेहरा चला गया। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि मैं लगातार 2019 से लेकर 24 तक जितनी भी जीत हुई है, चाहे राज्यों की, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और वर्तमान में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, जिनको एक्सटेंशन मिला हुआ एक तरह से हम कह सकते हैं, वो इस समय वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया। जिस रूप में जो कॉन्फिडेंस मुझे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुझे नजर आया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि महाराष्ट्र, आप ये समझिए, महाराष्ट्र क्योंकि वो लोकलाइट पॉलिटिक्स वहां बहुत ज्यादा हावी थी, और वहां पे जब
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। ये वही वाली वो मैं उनके चेहरे को आज उसी रूप से देख रहा था जब 2014 में बनारस में जब उन्होंने वहां पे जब चुनाव लड़ा तो तमाम लोग कहते थे कि गुजराती व्यक्ति यहाँ क्यों आया है, और तब उन्होंने ये बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मैं निश्चित रूप से कहूं कि वहां पे शायद सिद्धि विनायक ने बुलाया था, शिरडी साईं बाबा ने बुलाया था वहां पे उनको महाराष्ट्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां जब वो पहुंचे, इस बार जो ये जीत है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो वोट बैंक है, और खासतौर से देखिए वो सबसे समृद्ध राज्य है, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर राज्य है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियली राज्य है, और वहां से जो निकले हुए जो राजनेता है वो राष्ट्रीय पटल पे हमेशा उनकी पहचान हुई है। चाहे वो अगर हम बात करें जो जितने भी वहां के बड़े नेता, वहां पे विलासराव देशमुख कांग्रेस पार्टी से थे, वहां पे अशोक चौहान जी थे जो इनके पार्टी में इस समय है, वहां पृथ्वीराज चौहान जी हैं, वहां जो मुख्यमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, बाला साहेब ठाकरे जो कि खासतौर से जो शिवसेना जिन्होंने बनाई थी वो वहां का चेहरा था, शरद पवार जो राष्ट्रीय स्तर के जो चेहरे थे, उन चेहरों के बीच में जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चेहरे के दम पर, और खासतौर से जिसमें भूमिका पूरी भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है, जिसमें चाहे हम आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की हम बात करें, हम आदरणीय जी की हम बात करें, निश्चित रूप से वहां के जो बीजेपी के चेहरे हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस समेत नितिन गडकरी समेत तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की। लेकिन निश्चित रूप से मैं बताऊं, जिस प्रकार की जो जीत हुई है वो जीत ऐतिहासिक जीत हुई है। लगातार तीसरी बार जब उनकी सरकार इस बार वापसी उनकी होती है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार में न कि सिर्फ आती है, जबकि उसके जो नंबर्स हैं वो मैजिकल नंबर्स आते हैं। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैजिकल, क्यों? प्रचंड जीत मिली है, और ऐसे में क्या मायने हैं इसके? क्या मोदी फैक्टर माने, या फिर राज्य सरकार की नीतियां माने, या फिर विपक्ष का कमजोरी? तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बृजमोहन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ी है, 133 सीट बीजेपी को मिली है, और ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में भी लगातार जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और इस बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए यहां पर नजर आ रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और इस बीच देखिए कई फैक्टर्स माने जा रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी जीत का। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी जो है खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके बाद से लगातार विपक्ष जो है हमलावर रही, लेकिन इस बार बीजेपी जो है प्रचंड जीत कहें एक तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली है। और ऐसे में विपक्ष जो है एक तरह से कहें ताश के पत्तों के जैसे बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पिछले 10 सालों में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ज्यादातर चुनाव लड़ी है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को ही जो है पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने में जबरदस्त फायदा हुआ है। हालांकि अप्रैल, मई और जून के लोकसभा चुनाव में देखिए बीजेपी को भले ही तगड़ा झटका लगा और बहुमत के आंकड़े से दूर हो गई, लेकिन इससे बीजेपी ने सीख लेते हुए रणनीति बनाई और फिर पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि पीएम मोदी का मैजिक अभी भी बरकरार है। और वापस से हमारे चैनल हेड बृजमोहन जी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृजमोहन जी, जैसा कि अभी मैंने सवाल किया आपसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में इसके क्या मायने हैं? क्या मोदी फैक्टर माने, राज्य सरकार की नीतियां माने, या फिर विपक्ष की कमजोरी? बहुत अच्छी बात आपने कही सपना जी, तीनों बात आपने कही। सबसे पहले इसमें मोदी का मैजिक हम निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानेंगे। वहां की जो वहां की सरकार थी उसमें तमाम योजनाएं, लाडली योजना अगर आपने सुना हो, खासतौर से उस प्रकार से उन्होंने, देखिए एक बात जरूर नजर आ रही, मध्य प्रदेश में ये अपने आप में एक ही उदाहरण चला था जब उन्होंने ये स्कीम लेकर के आए थे। तो मामा जी जिनको शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं, कि ये हुआ था कि उनके हटने के बाद से शायद हो सकता है कि वहां पे लोकसभा के चुनाव में नुकसान हो सकता है, लेकिन उनकी तमाम योजनाओं का असर उनको मिलता है। और मध्य प्रदेश में भी वहां पे लोकसभा में बम्पर उन्होंने मैजिकल नंबर्स देकर के आए थे निश्चित रूप से। और विपक्ष की जो कमजोरी है, देखिए विपक्ष के पास, मैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में आपको बताते चलूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो अपने उनकी हेलीकॉप्टर में जब इलेक्शन कमीशन के लोग चेकिंग करते हैं तो वो वीडियो खुद बना रहे हैं। देखिए बहुत हल्की बातें वहां शुरू कर दी गई। देखिए आप इतने बड़े स्तर के नेता हैं, आप अपने पार्टी में अपने अलावा अपने बेटे को सब सारा तरजीह देते, जिसकी वजह से क्योंकि आप खुद बीमार रहते थे,
और अगर आप बीमार रहते हैं तो पार्टी में उन कंधों पर इस पार्टी की जिम्मेदारी दीजिए जो पार्टी में आपकी काफी समय से, जिनको आपके पिता बाला साहब ठाकरे साहब जिनको लेकर गए थे। जो एकनाथ शिंदे जी ने पार्टी बदली, उस पार्टी बदली या पार्टी को अलग जब हुए तो लोगों ने उनको गद्दार का आरोप बड़ी जल्दी लगा दिया। लेकिन देखिए, जो पार्टी में फाउंडर मेंबर्स होता है ना, उसको बड़ा दुख होता है कि पार्टी किस दिशा में जा रही। कांग्रेस पार्टी से तमाम ऐसे लोग जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हुआ करते थे, जो सोनिया गांधी के सबसे करीबी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी को सिर्फ इसलिए छोड़ा, इसलिए नहीं कि देखिए लोग बड़ी जल्दी अपना आकलन लगाना शुरू करते कि सत्ता चली गई तो लोगों ने छोड़ा। देखिए, जिस पार्टी में जो नेता होता है, राजनेता होता है, उसको दिशा चाहिए। अगर उसको दिशा नहीं मिलेगी, उस पार्टी की दशा नहीं बदलेगी, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने लिए आया है कि वो जन सेवा के लिए आया है, कहीं ना कहीं अपने समाज में कुछ काम करने आया है, उसको कुछ दिशा और दशा तो पता चलनी चाहिए। कांग्रेस में जब नहीं हुई तो तमाम बड़े लोगों ने छोड़ा वहां से पार्टी। यही हाल उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में हुआ और एकनाथ शिंदे जी ने अपनी पार्टी को अलग करके उन्होंने नई पार्टी बना ली। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि सिर्फ शिवसेना में उनके बेटे और उद्धव ठाकरे के बस वही पूरा परिवार रहता है। राज ठाकरे ने भी इसीलिए अपने आप को अलग किया था। लेकिन मैं आपको कहूं, उस परिवार में एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर वो अपनी बातों को इतनी खुल के नहीं कहते थे, क्योंकि राज ठाकरे जब अलग हुए थे तब भी तो यही बात थी कि बाला साहब ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे जी को सारी अपनी विरासत दी थी, जबकि राज ठाकरे का कहना था कि हमें यहाँ अग्रेसिव राजनीति, जो हमारे पार्टी का जो सिंबोलिज्म था शिवसेना का, जिसमें आपने सुनती होंगी, आपने देखती होंगी कि वहां पे उत्तर भारतीयों पर लाठीचार्ज होता था, उन पर दौड़ा दौड़ा के उनके साथ मारपीट होती थी, ये सब शिवसेना बहुत समय से करती आ रही थी। तो राज ठाकरे को लगा कि ये एग्रेशन खत्म हो जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो उस पर उद्धव ठाकरे जी का बयान उसी तरीके से था जैसे भाजपा में बहुत पहले इस बात की बात होती थी कि हम हिंदू एजेंडे पे हम नहीं आएंगे। तमाम ऐसे सेक्शंस होते थे जो अपने को कहते थे कि सेकुलरिज्म की तरफ चले। निश्चित रूप से सेकुलरिज्म की तरफ चलना चाहिए, लेकिन वहां पे हमें सेकुलर नहीं रहना चाहिए जहां पर खास विशेष किसी एक समुदाय या जो प्रजाति होती है वो खास तौर से हावी होने की कोशिश करती है। तो इसीलिए वहां पे बात हुई कि हम बात हिंदुत्व की नहीं की गई, बात की गई कि हमें हमेशा बहुत ईमानदारी से काम करना है। अगर जैसे आप देखिए, जो आज एक फिल्म आई है द साबरमती रिपोर्ट, लेकिन निश्चित रूप से ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये समाज को एक मैसेज भी देना है। उस समय की कार्यकाल की जो सरकार थी उसमें क्या आरोप लगाए गए थे, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे उस समय, आप ये देखिए किस प्रकार से एक पूरी ट्रेन में सारे डिब्बे बंद करके उसमें आग लगा दी गई, और किस प्रकार से जो यहाँ की जो मीडिया हुआ करती थी, जो दिल्ली में जो अंग्रेजी मीडिया जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते नेशनल मीडिया, वो वहां जा करके वहां ये बोलते थे कि ये सोनिया गांधी जी ने जब बयान दिया था कि मौत के सौदागर, उन्होंने बोला था कि मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप सोचिए किस तपती हुई आग से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निकल करके आए हैं और वो खरे सोने की तरह बन चुके हैं। तो बहुत कुछ झेला उन्होंने। महाराष्ट्र के अंदर भी तमाम ऐसे क्षेत्रीय दलों ने उन पर बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन जनता जनार्दन जो होती है वो कहीं ना कहीं समझदार समय समय पे होती है। और महाराष्ट्र की मैंने जैसे बताया सोच अलग है। देखिए, हर राज्य की अपनी सोच होती है। दिल्ली की मैंने जैसे आपसे बताया था, चर्चा की थी कि यहाँ पे क्या है कि फ्री बिजली, फ्री चावल, फ्री आपका ड्रिंक्स आपको मिल रही है, आपको मतलब अगर हम बात करें तो आपको शराब मिल रही है, लोग उस पर भी बह जाते हैं क्योंकि पब्लिक भूली भी होती है। लेकिन महाराष्ट्र की जो वहां का जो राज्य है, वहां पे समझदार, वहां की जनता समझदार है और उन्होंने अपने समझदारी का परिचय देते हुए ये देखा कि निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय दल यहाँ पे हुआ करते थे, जो सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते थे, चाहे वो शरद पवार का परिवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे का परिवार हो, ये लोग सिर्फ ये काम करते थे। और इसलिए उन्होंने जो है, विलासराव देशमुख जी होते थे तो उनके समय पर जो पृथ्वीराज चौहान जो बनाए गए थे, उनके फादर भी वहां पे अशोक एस चौहान हुआ करते, जो केंद्रीय गृह मंत्री हुआ करते थे। तो एक पूरी वहां पे डायनेस्टी सिस्टम को वहां पे प्रमोशन मिलता था। अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसे चोरों को आगे बढ़ाती है और ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है जनता को समझ में आ चुका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, चाहे वो पूर्णतः जनता के हित में है। और आज मुझे 2014 वाला शक्ल, जो चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस मुझे नजर आया, क्योंकि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम डिस्करेज हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने या परम पूजनीय आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने। लेकिन जो विपक्षी दल थे, जो तमाम ऐसे लोग थे, वो बोलते थे कि अब तो हमारी स्थिति बड़ी कमजोर, अब तो भाजपा की स्थिति बड़ी कमजोर हो चुकी है। और लीडर ऑपोजिशन बनने के बाद से मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी भी अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम बात करें, आपको किसी मुद्दे के ऊपर अमेरिका में क्या हो रहा है उसकी राजनीति वो करते हैं। मुझे लगता है जनता को यही समझ में आ रहा है। एक तो अपने देश की बात आप दूसरे देश में जाकर करते हैं कि मेरे देश में ये बुराई चल रही, ये वैसी ही बात हो गई कि आप एक घर में अगर
अगर आपके माता पिता से कोई मनमुटाव होता है तो आप अपने पड़ोसी के घर में जाकर बताएं कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी भाई या बहन अच्छी नहीं। तो ये कितनी गलत बात है। इसी प्रकार से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी भी इस तरह के अक्सर ये इस तरह के काम करती है। अब कल परसों में जब गौतम अडानी के बारे में कुछ हर समय वो इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को घेरने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस देश में एक कल्चर जरूर शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले इस देश में उनकी सोच ही होती थी कि जैसे सड़कों पे हम बात करें कि पहले जो गाड़ियां कम चलती थी, अब क्या है, गाड़ियां बहुत ज्यादा चलने लगी क्योंकि हर कोई व्यक्ति गाड़ी खरीद करके चलने लगा। उसकी वजह से आप देखिए एक्सीडेंट्स कितने बढ़े पिछले 20 वर्षों के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकली इक्विप्ड ड्राइवर्स होते थे, जब वो पहले गाड़ी चलाते थे तो एक्सीडेंट्स अगर होते थे तो बहुत हल्के फुल्के होते थे। अब उस समय गाड़ियां भी स्पीड लिमिट की बहुत ज्यादा स्पीड की नहीं थी, अब गाड़ियां भी आने लगी। उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच ये है कि इस देश के तमाम वो बिजनेसमैन, वो उद्योगपति जो मूल रूप से उद्योगपति है, जो वो ऐसे नहीं कि वो अपने पॉलिटिकल पैसे से वो उद्योगपति बन गए, या ऐसे वो लोग जिनके पास किसी नेता का पैसा लगा हो, किसी अधिकारी का पैसा हो और वो बिजनेस जब करता तो उसके अंदर वो समझ नहीं होती है। इसलिए इस देश में उन्होंने तमाम ऐसे हर तरह के बिजनेसमैन को उन्होंने आगे बढ़ाया। आप ये सोचिए, डिजिटल इंडिया क्या था, उन्होंने आज के समय में आप देखिए, मैं अभी सुबह जब मैं निकला खासकर मैं जब ये अपने पार्टी ऑफिस यहाँ पे जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के लिए, मैंने देखा मूंगफली की एक दुकान थी, नीचे उसने मूंगफली फैला के रखा था, वहां पे पेटीएम का उसने अपने पास वो रखा था, इक्विपमेंट रखा था। आप सोचिए, कभी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा आज से 15-20 साल 25 साल पहले कि मूंगफली वाले या कोई ठेले वाले के पास इस तरह की चीज हो सकती है। सब लोग कैश में डील करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बदलाव किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, आम आदमी भी वो बिजनेस करे, लेकिन अगर बड़े लेवल का बिजनेस अगर होना है, अगर इंडस्ट्री लगानी तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो उसमें वो क्योंकि ये गौतम अडानी तो 2014 में नहीं पनप गया। पहले क्या होता था कि जो भी सरकार बनती थी वो अपनी भाई बंदी भतीजेवाद को उन्होंने अपना टेंडर डलवा करके उनको उद्योगपति बना देते थे। ये वो उद्योगपति जो आज नहीं 50-50 वर्षों से यहाँ पे, अंबानी यहाँ पे, आप समझिए समय से वो लोग उद्योगपति हैं। अगर उनको कोई काम मिलता है उन्हें अपने मेरिट पे, उसमें मोदी जी का क्या रोल है? और आप देखिए, आज की आपने खबर पढ़ी होगी न्यूज पेपर्स में सुबह, जिसमें आपने पब्लिकेशंस में, अखबारों में ये खबर आई, ना कि किसी टीवी चैनल पे, कनाडा में 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था, जिसमें आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नोटिस भेजा था कनाडा की। अगर आपको याद अगर हो, कुछ दिन पहले उनको नोटिस भेजा गया था कि जो वहां पे टेररिस्ट जिसको मारा गया था, जो वहां का खालिस्तानी सपोर्टर था, उस पर जो नाम आए थे उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आया था, NSA अजीत डोभाल जी का नाम आया था, और यहाँ पे IB रॉ के भी अधिकारियों के नाम आए थे। आज उन सभी लोगों को क्लीनचिट दे दी गई। तो कैसे कल को अमेरिका ने अगर मान लीजिए जांच किया, क्योंकि आप ये जानती हैं कि अभी अमेरिका में 2 महीने के बाद से ट्रंप की सरकार बनेगी, क्योंकि वो जीत चुके हैं चुनाव पे। तो जाते जाते जो बहुत सारे ऐसे निर्णय जो बाइडेन जी की तरफ से लिए जा रहे हैं, जैसे उन्होंने यूक्रेन को कह दिया कि वॉर करना चाहिए। अब अगर एक कहीं समझौता निकल सकता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म हो, तो उन्होंने उस पर जो आपको मैं ये बताते चलूं कि जो मिसाइल दागी गई हैं यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर, वो मिसाइल यूनाइटेड किंगडम द्वारा दी गई है, यानी इंग्लैंड की तरफ से, और यूएस की तरफ से दी गई मिसाइल है। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये तीसरे वॉर की तरफ की शुरुआत ऐसे हो रही है जैसे तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ की शुरुआत हो रही है। और ऐसे मौके पर हमारा जो एक ऐसा चेहरा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो ग्लोबल और इंटरनेशनल चेहरा बनने जा रहा है। आप अभी हाल ही में वो अल्जीरिया, वुहाना और उसके अलावा वो लगभग 2-3 G20 में वो हो गया है ब्राजील में। ऐसे देशों में जो कि जिसमें से 2 देश जो थे वो आपके इस्लामिक समुदाय के लोगों का वो देश है बेसिकली, वहां भी वो होके आ रहा है। उनको वहां पे सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। आप समझिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश में बोला जाए कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन अन्य देशों में वहीं पे ऐसे देशों से उनको बुलाया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है जो खासतौर से जिनको अल्पसंख्यक यहाँ बोलते हैं, और जो कहा जाता है कि वो विरोधी है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश हित में काम करते हैं, 1.5 अरब की जनसंख्या में उनको पता है कि 30 करोड़ या 20 करोड़ की जो जनसंख्या अगर उसमें जो एक मुस्लिम समुदाय की, विशेष समुदाय की है, तो मैं 20 करोड़ को छोड़ करके बाकी में 130 करोड़ का मैं अगर कल्याण करूंगा तो 30 करोड़ को क्या उनको कितनी असुविधा होगी जो है। लेकिन वो पूरी बात हमेशा सबकी करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जब 120 और 130 करोड़ की संख्या किसी विशेष एक समुदाय की है जिसको हिंदू समुदाय बोलते हैं, अगर आप उस तरह से पहनावा रखते हैं, अपने आप में टीका लगाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो ये माना जाता है कि आप उन्हीं के ही प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री। और आज विश्व आपको अपना
कहीं ना कहीं गुरु मानने लगा है, आपको अपना जो है कैप्टन मानने लगा है। तो इस देश के भी लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है और मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो पूरी तरीके से मोदी मैं 2014 से बन चुका था, वो आगे भी बनेगा और इसमें अब कोई मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है। लोग आने वाले समय पे क्षेत्रीय दलों को पूरी तरीके से दरकिनार करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक अब नई शुरुआत हो चुकी है। सपना जी मैं आपको बताते चलूं, जो सपने देख रहे थे, क्योंकि जैसे 37 सीटें उनकी निकल के आ गई, विपक्ष को तो उन्हें लगा कि बस 37 के हिसाब से आज हमारी सरकार बन चुकी है, तो वो तमाम इस तरह के बयान देने लगे सब जा करके कि अब बस हमारी सरकार 2027 में आने वाली है। देखिए बहुत समय होता है, आपने भी ऐसा देखा है कि आज जो है आपका शुक्रवार के दिन अगर आपकी बहुत अच्छी अगर आपका दिन है तो जरूरी नहीं कि शनिवार के दिन हो, और यहाँ तो भी 3 वर्ष होते हैं। ये सरकार दिन रात काम कर रही है और मुझे लगता है कि अगर खुली आंखों से और अपने कानों से अगर सच में जनता सुनेगी और देखेगी तो सरकार का जो काम है वो निश्चित रूप से देश हित में हो रहा है। हम पत्रकार के रूप में हमारा ये कतई दायित्व नहीं बनता है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाएं सरकार पे, ये पत्रकारिता नहीं है। मुझे लगता है ये नई पत्रकारिता जिसको दूसरे लोग इसको अलग संज्ञा देते हैं, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर काम सही हो रहा है तो हमें जनता तक वो बात को पहुंचाना है सपना जी कि इस देश में क्या अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ निश्चित रूप से कोई ऐसा काम अगर खराब होगा तो हम वो भी दिखाएंगे और बताएंगे और हम बताते रहते हैं, लेकिन आज जो ये बड़ी जीत हुई है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत हुई है महाराष्ट्र में, और ये बताता है कि 2024 में जो चुनाव लोकसभा के हुए थे उसके बाद से जिस प्रकार से तमाम राज्यों में विजय पताका फहरा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये लगता है आने वाला समय मुझे लगता है ये जीत का जो अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये जो जीत की जो पूरी श्रेणी है ये कहीं रुकेगी, और मुझे लगता है ये जो जीत का घोड़ा है ये अभी और भी कहीं ना कहीं राज्यों को प्राप्त करेगा और तब जाकर कहीं टिकेगा, और मुझे लगता है कहीं टिकेगा भी नहीं, एक चलता रहेगा, क्योंकि इस देश की प्रगति के लिए मुझे लगता है कि ऐसे ही व्यक्तित्व और ऐसी सरकार की जरूरत थी। क्योंकि देखिए 2014 से पहले मिली जुली सरकारें 28-28 दल, 15-15 दल, 16-16 दल, इस तरह की सरकारें बनती थी। राज्यों में भी 6-6, 7-7 सरकार बनाते थे, वो सब लोग ब्लैकमेलिंग करते थे, उनके परिवार के लोग उस पर दबाव बनाते थे। इस सरकार में आपको ये सुनने में नहीं मिलेगा। जबकि ये सरकार 2024 में जब ये लौटी, आप सपना जी आप देखिए इस बात को, तमाम आपने खबरें पढ़ी होंगी, आपने इस तरह के प्रोग्राम्स किए होंगे कि 240 की इनके नंबर से, जबकि 272 इनको नंबर चाहिए होते हैं। लेकिन जबकि इनकी सरकार, लोग कहते थे बैसाखी नहीं, वो उन पर विश्वास जताया गया, उसको बैसाखी नहीं बोलते हैं, जिसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू जी ने उनको सपोर्ट कर रखा है। वहीं के एक और क्षेत्रीय दल में वहां के जो फिल्म स्टार हुआ करते थे विजय, वो उन्होंने उनको सपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे बिहार के आपके एलजेपी के पासवान जी के बेटे चिराग पासवान ने उनको सपोर्ट कर रखा है, नीतीश कुमार ने सपोर्ट कर रखा है, और जब से सरकार बनी शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे के जो सांसद है उन्होंने उनको सपोर्ट किया हुआ है। साथ में अजीत पवार जी के एक सांसद जीता, उसने भी सपोर्ट इनको किया हुआ, 2 सांसद उनके जीते थे। आप ये समझिए कि इनमें से किसी भी जो नेता जो सहयोगी उसने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी सही कहा आपने कि जिस तरह से आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता जो है बहुत सीरियसली सुनती है, और हमने देखा भी कि बीजेपी की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भी नारे दिए जाते हैं वो जनता जो है उससे अपने जिंदगी में एक तरह से अपने जीवन में खुद उसे उतारती है। हमने देखा कि कोविड के दौरान तमाम नारे जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, जो है 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। और इस बार भी देखिए जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हुई उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे के नारा दिया, तो वही देश के प्रधानमंत्री ने भी एक है तो सेफ है का नारा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी इस तमाम जानकारी के लिए।